नेक्स्ट मॉर्निंग रू जल्दी से रेडी होकर उस होटल के लिए निकल जाती है जहां आज मीटिंग होनी थी। रू कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी क्योंकि ये प्रोजेक्ट ही उसकी आखिरी उम्मीद था। उसके साथ ही एक एम्प्लॉय भी था जो दीवान की कंपनी में दिल्ली वाली ब्रांच में ही काम करता था। वो रू को असिस्ट करने वाला था। वो लोग जल्दी ही उस होटल में पहुंच जाते हैं। कुछ देर के बाद सब लोग मीटिंग रूम में होते हैं। वहाँ लगभग सभी बड़ी कंपनियों के प्रोजेक्ट हेड आते हुए थे। क्योंकि प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा था इसलिए सब लोग लाइन में लगे हुए थे। सब बारी बारी से अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। रू भी बहुत अच्छे से उस प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन देती है। सब लोग उसकी प्रेजेंटेशन से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि उसका काम काफ़ी बेहतरीन था। सबकी प्रेजेंटेशन देखने के बाद जो वहाँ के हेड थे वो सबको कुछ देर के ब्रेक के बाद रिजल्ट के अनाउंसमेंट का बोलते हैं। सब लोग मीटिंग रूम से बाहर चले जाते हैं। आधे घंटे बाद सब लोग एक बार फिर उस मीटिंग रूम में जाते हैं। उस प्रोजेक्ट के हेड मिस्टर मूर्ति अपने चेयर से खड़े होते हैं और मुस्कुराते हुए बोलते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा था लेकिन हमें इस डील के लिए सिर्फ बेस्ट चाहिए। लेकिन उनमें भी दो लोग थे जिनका प्रेजेंटेशन एकदम सेम था, इसलिए उनके बीच किसी एक को चूज करना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए डिसाइड किया गया है कि प्रोजेक्ट किसी एक को ना देकर दोनों की कंपनियों को दिया जाएगा और वो है सक्सेना कंपनी और सिंघानिया कंपनी। सक्सेना कंपनी का नाम सुन के रूह का चेहरा खिल जाता है क्योंकि ये रीवान की कंपनी है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सिंघानिया कंपनी के ऑनर अर्नव हैं। उसके बाद मिस्टर मोती प्रोजेक्ट डील साइन करने के लिए रूह को आज रात होने वाली पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं। रूह भी हाँ बोल के कुछ ही देर में वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद मिस्टर मोती उसी होटल के एक रूम में जाते हैं जहाँ अर्नव और राहुल बैठे हुए थे। मिस्टर मोती वहाँ आ जाते हैं और अर्नव को भी रात की पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं। अर्नव भी ओके बोलकर वहाँ से निकल जाता है। सब लोग बस एक दूसरे से बेखबर अपने अपने रास्ते पे निकल जाते हैं। रूह जो नहीं जानती थी कि अर्नव ही मिस्टर सिंघानिया हैं, उसको देख के कैसा रिएक्ट करेगी वो तो रात को ही पता चलेगा। रात को पार्टी पूरे जोरों शोरों से मिस्टर मूर्ति के घर में हो रही थी। सब लोग महफिल में शामिल होने के लिए आए थे। सब अपने अपने बस कामों में लगे हुए थे। कोई ड्रिंक एंजॉय कर रहा था तो कोई अपने बिजनेस के लिए बात कर रहा था। कुछ ही देर में सबकी निगाहें एंट्रेंस पे टिक जाती हैं जहां से अर्नव राहुल के साथ बॉडीगार्ड से घिरा हुआ अंदर आ रहा था। उसको देख के सबकी आंखें एकदम से फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा था। सारी लड़कियां उसको नज़रों से देख रही थीं। वहीं लड़के उसको जलन भरी नज़रों से दिखाई दे रहे थे क्योंकि उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी थी। मिस्टर मोती जल्दी ही उस ओर बढ़ जाते हैं। वो वहाँ जाके बोलते हैं, आइए आइए मिस्टर सिंघानिया, आपने अपना कीमती समय निकाल के मेरी पार्टी में आके उसकी शान बढ़ा दी है। अर्नव अपने रोगेट स्टाइल में बस हाँ में सिर हिला देता है और आगे की ओर बढ़ जाता है। वो हॉल में रॉयल किंग साइज सोफे पर बैठ जाता है और राहुल उसके पास ही खड़ा हो जाता है। कुछ ही देर बाद एक बार फिर सबकी निगाहें उसी एंट्रेंस की ओर मुड़ जाती हैं, ना चाहते हुए भी, क्योंकि ग्रीन कलर की साड़ी में रूह एक अप्सरा की तरह अंदर चल के आ रही थी। मिस्टर मोती उसके वेलकम के लिए जाते हैं। अर्नव भी अपनी जगह पर बैठा
रूह को देख रहा था, लेकिन उसकी नज़र उसकी पतली कमर पर अटकी हुई थी। उसके चेरी जैसे लाल हाथ उसे अपनी ओर बुला रहे थे, लेकिन तभी उसकी नज़र आसपास की मधुमक्खियों पर पड़ती है, जो उसके गुलाब का रस चूसने को तैयार बैठे थे। अर्नव सब पे अपनी एक सरसरी नज़र डालता है, और जो उसकी प्यारी जान को बुरी नज़र से देख रहे थे, उन सब का हिसाब राहुल को करने को बोल देता है। राहुल बेचारा बॉस के आर्डर का मारा ओके बोल के काम में लग जाता है। रूह अभी भी मिस्टर मोती के साथ ही थी और कुछ बातें कर रही थी। उसने तो अभी तक अर्नव को नहीं देखा था। दिल तो उसका भी जोरों जोरों से धड़क रहा था, लेकिन वो उसे इग्नोर कर रही थी। कुछ देर बाद मिस्टर मोती रूह और अर्नव को आगे आने को बोलते हैं प्रोजेक्ट साइन करने के लिए। रूह उनकी बात सुन के नज़रें उठा के देखती है और अर्नव को देख के एक पल को उसी में ही खो जाती है, क्योंकि वो एकदम ग्रीक गॉड की तरह लग रहा था। रूह मिस्टर मोती की आवाज़ से होश में आती है और फिर स्टेज की ओर चली जाती है। मिस्टर मोती पेपर आगे करते हैं और दोनों बारी बारी से साइन करते हैं। रूह के दिमाग में अभी भी वही चल रहा था और वो अपने मन में बोलती है, प्रोजेक्ट तो मिस्टर सिंघानिया को मिला था, फिर ये चिमगांडी क्यों साइन कर रहा है? ये तो ब्रॉय है, किससे पूछूं? अभी तो पूछ भी नहीं सकती, बाद में खुद ही पता करना पड़ेगा। और इन साहबजादे को तो देखो सही, एक बार रेडी होके तो ऐसे आए हैं जैसे आज इनकी शादी हो। क्या ज़रूरत थी इतना रेडी होके आने की? सारी की सारी लड़कियां घूमने में लगी हुई हैं, पर इनको तो मज़ा आ रहा होगा, दिल में लड्डू फूट रहे होंगे। पर मुझे क्या, जब कोई इज्जत को लूट लेगी तब इन्हें पता चलेगा। बड़े आए। सब लोग वापस से अपने अपने में लग जाते हैं। अर्नव अब आराम से बैठा हुआ था, क्योंकि उसने उसकी जान को बुरी नज़र से देखने वाले सभी लोगों को पार्टी से बाहर ही फेंकवा दिया था, और अब कोई रूह को नहीं घूर रहा था। कुछ देर बाद धीरे धीरे सब लोग डिनर करके निकलने लगते हैं। रूह भी डिनर करके वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि वो अकेले ही वहाँ आई थी, गार्ड को भी साथ नहीं लाई थी। उसके जाने के बाद अर्नव भी निकल जाता है। अब उसकी जान ही महफिल में नहीं थी तो वो वहाँ पर क्या करता? वो भी गार्ड को छोड़ के अकेले ही निकल जाता है। वो कुछ ही दूर चला था कि उसे रूह की कार दिखाई देती है, क्योंकि वो अपनी उस दिन की हरकत के लिए रूह से माफ़ी मांगना चाहता था। इसलिए उसने अपने गार्ड को बोल के उसकी गाड़ी का फ्यूल वायर कटवा दिया था, जिससे वो कुछ ही दूर जा पाई। और अब उसके पास एक्स्ट्रा स्टॉक भी नहीं था और आसपास कोई सोर्स भी नहीं था। अर्नव उसको खड़ा देख के एक डेविल स्माइल करता है और उसके पास कार ले जाके रोक देता है। रूह एक नज़र उस कार को देख लेती है, लेकिन अर्नव को देख के बुरा सा मुंह बना लेती है, मानो कितनी ही बुरी चीज़ उसने देख ली हो, क्योंकि वो अभी भी अर्नव से नाराज़ थी। वो पैदल ही घर जाने लगती है। अर्नव उसकी हरकत देख के बोलता है, गाड़ी में भले ही फ्यूल ख़त्म हो गया हो, लेकिन इस लड़की का पेट्रोल कभी भी ख़त्म नहीं होता, हमेशा आग ही उगलती रहती है। अकड़ तो ऐसी है जैसे इंग्लैंड की क्यून हो। अगर तुमसे सॉरी नहीं बोलना होता तो तुम्हारी अच्छे से क्लास लेता मैं, क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे अपनी गलती के लिए सॉरी बोलना सिखाया है। लेकिन ये लड़की अकड़ तो एफिल टावर जितनी ले रखी है। लेकिन बेबी, अर्नव सिंघानिया किसी भी अकड़ को नहीं झेलता, लोग उसकी अकड़ को झेलते हैं। अर्नव फिर अपनी कार उसके पीछे पीछे बढ़ा देता है और फिर उसके पास जाके हॉर्न को बजा देता है। लेकिन मजाल है,
जो उसकी अनारकली को कुछ भी फर्क पड़ जाए। एटीट्यूड तो दोनों ने में ही कूट कूट के भरा हुआ है। ऊपर से अर्नव के मुंह से तो लफ्ज भी ऐसे निकलते हैं जैसे भारत सरकार सारा टैक्स उससे ही लेती है। वो कुछ बोल देगा तो उसकी ऊर्जा घिस जाएगी। अर्नव काफ़ी देर तक ऐसे ही उसके पीछे जाता है, लेकिन जब उससे और कंट्रोल नहीं होता तो गाड़ी को उसके आगे ले जाके रोक देता है और अपनी आंखों से रूह को घूरता हुआ बाहर आता है और उसका हाथ पकड़ के उसे ज़बरदस्ती कार के अंदर बैठा देता है। रूह बार बार कार से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अर्नव जैसे तरबूजे में से बीज नहीं निकलते सारे, वो भी उसकी तरह जिद्दी है। अर्नव कार में वापस आता है और गाड़ी आगे बढ़ा देता है। रूह उसको घूरते हुए बोलती है, मिस्टर डॉक्टर, ये क्या बदतमीजी है? आपको शर्म नहीं आती एक लड़की को इस तरह से किडनैप करने में? लेकिन अर्नव को उसकी बातों से एक घंटा भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लोग कुछ ही दूर चलते हैं कि उन्हें आगे पुलिस दिखाई देती है। वो आगे जा पाते कि पुलिस उन्हें रोक के बोलती है, सर आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे फ्यूल की रिपेयरिंग चल रही है। दिन में ट्रैफिक ज़्यादा होता है, इसलिए रात में ये काम करना पड़ रहा है। आप किसी और रास्ते से चले जाइए। अर्नव उन्हें जवाब देते हुए बोलता है, लेकिन ऑफिसर हमारा घर तो उधर ही है, तो हम जाएंगे कहाँ? और कोई रास्ता भी नहीं है वहाँ जाने का जिससे कि हम चले जाएं, और यहाँ आसपास कोई होटल भी नहीं है कि हम वहाँ पर रुक जाएं। पुलिस वाला फिर से उसे समझाते हुए बोलता है, सर हम आपकी परेशानी समझते हैं, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं? अर्नव फिर से गुस्से में कुछ कहने को होता है कि रूह उसके हाथ पे अपना हाथ रख के बोलती है, आप अपना काम कर लीजिए सर, हम मैनेज कर लेंगे। अर्नव उसको घूर के देखता है। रूह उसको उतनी ही एंसिटी के साथ घूरती है और बोलती है, पास में ही एक ढाबा है, वहाँ चलते हैं, सुबह वापस आ जाएंगे। मैं जब पिछली बार यहाँ आई थी तब देखा था। अर्नव कार का स्टीयरिंग घुमाते हुए बोलता है, अगर नहीं हुआ ना कोई ढाबा यहाँ, तो तुम खुद अपने हाथों से अभी ढाबा बनाओगी, समझी? रोज की बात सुन के दांत पीसते हुए बोलती है, राक्षस कहीं का, सूप नखा का जोड़ीदार, पता नहीं क्या खा के आंटी ने इसको पैदा किया था, जब देखो तब आग ही उगलता रहता है। अर्नव रूह को लेके ढाबे की ओर चला जाता है। कुछ देर जाने के बाद ही उन्हें एक छोटा सा ढाबा दिखाई देता है जो लाइट से जगमगा रहा था, लेकिन अभी वहाँ पर कोई भी नहीं था। शायद सब लोग काम करके अपने घर को जा चुके थे। ढाबे को एकदम पंजाबी स्टाइल से डेकोरेट किया हुआ था। अर्नव कार को रोकता है और दोनों कार से बाहर आते हैं। ढाबे को देख के ही रूह का चेहरा एकदम से खिल जाता है, क्योंकि उसे हमेशा से ही सुकून और शांति चाहिए थी, और यहाँ तो उसको आज़ादी वाली फीलिंग भी आ रही थी। वो जल्दी से आगे जाके सब कुछ चेक करने लगती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। अर्नव चुपचाप कार से टेक लगाए उसकी सारी की सारी हरकतों को देख रहा था। उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी। रोज सभी साइड से ढाबे को देखने लगती है। वहीं पास में घास और बाद में एक छोटी सी जगह बनाई गई थी जहाँ पे बैठ के आराम से खाना भी खाया जा सकता था और आसपास की हरियाली का मज़ा भी लिया जा सकता था। रूह को सारा माहौल एकदम से खुशनुमा सा लग रहा था। अभी वहाँ ऐसा सीन चल रहा था कि थोड़ी देर में दोनों गाते, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए,
लेकिन फिलहाल तो दोनों में वर्ल्ड वार 3 चल रहा था, तो बात बन सकती है, लेकिन बनेगी, जल्दी ही बनेगी। रूह बेचारी आसपास के नज़ारों का आनंद ले रही थी और उसका दुश्मन उसके नज़रें लूट रहा था। लेकिन भोलेनाथ को भी उनकी दूरी पसंद नहीं आई। बस फिर क्या था, भेज दिया उन्होंने अपने तुरुप के को, यानी अपने गले के नाग जी को। बस इतना देखने की ही देर थी कि रूह जोर से चीखते हुए पीटा ऊषा बन के अर्णव से चिपक जाती है और जोर जोर से बचाओ अभिमान चलाती है। मुझे बचा लो प्लीज़, मुझे सांप से बहुत डर लगता है, वो काट लेगा तो मैं मर ही जाऊंगी, और मैंने तो अभी तक आइसक्रीम भी नहीं खाई है जी भर के। मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, तुम जाओ उसके पास, तुम भी जहरीले हो, वो भी, तो तुम पे कोई भी असर नहीं होगा। पहले तो वरना उस सांप को घूरता रहता है, लेकिन खुश होके, लेकिन अब बारी रूह की थी। उसके बोल अर्णव के कानों में गरम तेल डाल रहे थे। सांप तो थोड़ी देर में चला जाता है, लेकिन अब अर्णव को मौका मिल गया और तरीका भी रूह को सताने का।